फिर से समझिए, हम क्या बोल रहे हैं, आज हम लोगों को देखना है कि आप लोग जो पिछले क्लास में एक्सपेरिमेंट पढ़े थे उसमें किसी कंडक्टर के ऊपर फोर्स लग रहा था, वो फोर्स किस किस चीज पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहली बात, वो डिपेंड करता है इस यू शेप्ड मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। और कैसे डिपेंड करता है, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। कहने का मतलब इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड जितना ज्यादा होगा इस कंडक्टर पर उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, चाहे वो अट्रैक्शन हो चाहे वो रिपल्सन हो। दूसरा, इस कंडक्टर से फ्लो होने वाले करंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस कंडक्टर में जितना ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा ये कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा हो जाएगा और इसका मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को अफेक्ट करेगा। तीसरा, तथा कंडक्टर के लेंथ पर भी डिपेंड करता है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर का जो लेंथ होगा उस पर भी फोर्स डिपेंड करेगा, ठीक है। और चौथा, तथा मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट के बीच जो एंगल है उस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट के बीच का डायरेक्शन, ठीक है। मान लीजिए करंट अगर इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो 90 डिग्री का एंगल हो गया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आप मैग्नेट को थोड़ा एंगल पर रख दें, जैसे ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और हम मैग्नेट को इसके परपेंडिकुलर नहीं रख रहे हैं, थोड़ा सा टिल्टेड रख रहे हैं, इस तरह से हम रख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, ये करंट का डायरेक्शन। तो क्या कह रहा है कि इन दोनों के बीच जो एंगल का फॉर्मेशन होगा उस एंगल पर भी डिपेंड करता है क्या चीज, फोर्स। और सबसे ज्यादा फोर्स कब होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड और करंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होती है, बताइए तो। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होती है, हाँ ना 90 डिग्री पर। आपको मालूम है 0 से 90 के बीच में सबसे ज्यादा वैल्यू 90 पर होता है 1। यहाँ होता है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि अगर आप ज्यादा फोर्स चाहते हैं, कहने का मतलब कंडक्टर का मोशन ज्यादा चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखना है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। अब दूसरा केस इसी से हम बनाते हैं, ठीक है। तो इससे एक रिजल्ट बन जाएगा क्या, F इज इक्वल टू बी इंटू आई इंटू एल साइन थीटा। ये फॉर्मूला है किसी कंडक्टर के ऊपर फोर्स निकालने के लिए। इसका यूज अभी आपको नहीं पड़ेगा, ठीक है, इसका यूज अभी आपको नहीं पड़ेगा पर आगे पड़ेगा। लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है कि कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा, इस तरह। अब आप बताइए कि अगर मैग्नेटिक फील्ड और करंट एक दूसरे के पैरेलल हो गया तब क्या होगा, तब कितना फोर्स लगेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड और करंट एक दूसरे के पैरेलल हो गया तो हम इस फॉर्मूला में रख के देख लेते हैं। पैरेलल का मतलब थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। दो पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल कितना होता है, 0 डिग्री होता है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे F इज इक्वल टू बी इंटू आई इंटू एल साइन 0 डिग्री। और साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0। तो 0 से आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, क्या सबसे ज्यादा फोर्स तब लगता है जब मैग्नेटिक फील्ड और करंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और जैसे ही पैरेलल हो जाएगा तो 0 फोर्स लगेगा, तब फोर्स नहीं लगेगा। अगर आप इस मैग्नेट को इसके पैरेलल रख दीजिएगा ना तो इसमें कोई मोशन होगा ही नहीं, बस जो ग्रेविटेशन की वजह से होने वाला मोशन है वही हो सकता है, नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई मोशन नहीं होगा। समझ में आ गया, बोलिए।
अब हम लोग चलते हैं, हाँ, कहता है कि किसी कंडक्टर पर लगने वाला फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट के बीच जो एंगल है, यहाँ तो दो ही डायरेक्शन है ना, एक मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, दूसरा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो उसका डायरेक्शन है। उसी की वजह से हम लोग तीसरा डायरेक्शन निकालते थे मोशन करने का। तो ये बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड और करंट के डायरेक्शन का भी जो एंगल होता है साइन एंगल, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहीं से एक रिजल्ट निकला F=BIL। अब हम लोग अलग अलग एंगल्स के लिए चेक करते हैं, जैसे वर्क एनर्जी थ्योरम में आपको याद होगा, वर्क के लिए हम लोग चेक किए थे अलग अलग एंगल पर वर्क क्या होता है, याद है किसी को? वर्क इज इक्वल टू F.S, इसको लिखते थे F/S cos ऑफ थीटा, जहां फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल आपको देखना होगा, है ना, ये आपको याद होगा। इसी तरह से इसमें भी अलग अलग केस बनाएंगे, क्योंकि एंगल पर डिपेंड कर रहा है, तो हम अलग अलग एंगल देख लेते हैं, एक बार पैरेलल देख लेते हैं, एक बार परपेंडिकुलर देख लेते हैं। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड और करंट परपेंडिकुलर हुआ तो हम यहाँ वैल्यू रख देंगे साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 हो गया, तो फोर्स कितना हो जाएगा V/I हो जाएगा, और ये मैक्सिमम होता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि साइन 90 डिग्री का वैल्यू एंगल में सबसे बड़ा होता है 1, बाकी सारे वैल्यूज छोटे हैं। देख लीजिए 0 से 90 के बीच का सारा वैल्यू हम निकालेंगे। दूसरा, जब पैरेलल होगा तब क्या होगा? तो पैरेलल होने से एंगल 0, तो थीटा के जगह पर 0 डिग्री, और साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0, 0 से किसी को मल्टीप्लाई कीजिएगा 0, कहने का मतलब कोई भी फोर्स उस पर नहीं लगेगा, उस कंडक्टर के ऊपर। समझ में आ गया? अब देखिए इसी कंसेप्ट पर, इसी प्रिंसिपल पर हमारा इलेक्ट्रिक मोटर काम करता है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक मोटर का क्या वर्किंग है, क्या प्रिंसिपल है, कैसे उसका पार्ट्स बनाया जाता है, क्या क्या प्रोसीजर है, ये सब तो हम लोग नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक मोटर। सबसे पहले इसका डिफाइन पूछेगा आपसे, इलेक्ट्रिक मोटर है क्या? हम लोग बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक मोटर जो है ये एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कैसे? हमने अभी एक्सपेरिमेंट देखा, उसमें हो क्या रहा है जरा ध्यान दीजिए, इस एक्सपेरिमेंट को देखिए और आप हमको बताइए कि हो क्या रहा है। बताइए यहाँ क्या हो रहा है? होता क्या है, हम लोग स्विच ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट देते हैं। इलेक्ट्रिक करंट देने का मतलब है इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं उसको, और इस इलेक्ट्रिक एनर्जी की वजह से क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, मैग्नेटिक फील्ड आता है, ये मैग्नेटिक फील्ड उसको इफेक्ट करता है, और ये पार्टिकल जो है, ये कंडक्टर जो है ये मूव करने लगता है। तो हमारा डिवाइस, हमारा मशीन मूव करने लगता है। तो मशीन का मूवमेंट या मशीन का वर्क क्या कहलाता है? मैकेनिकल एनर्जी कहलाता है। वर्क पावर एनर्जी में सारे टाइप्स ऑफ एनर्जी के बारे में हम लोग पढ़े थे, है ना, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, हर एनर्जी के बारे में हम लोग पढ़े। तो मैकेनिकल एनर्जी किसको कहते हैं? किसी मशीन के द्वारा प्रोवाइड किया जाने वाला। तो हमारे इलेक्ट्रिसिटी देने से ये मशीन चलता है, ये इधर उधर मूवमेंट करता है। कहने का मतलब कि एक इलेक्ट्रिक मोटर क्या काम करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस which converts electrical energy into mechanical। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या पार्ट्स होता है।
कहता है इसके अंदर एक शाफ्ट होता है, उसको स्पिंडल भी कहते हैं, जो लगातार रोटेट करते रहता है जब तक कि उसको करंट दिया जाता है। अभी तक लीजिए यहीं पर होगा, हम स्विच ऑन करेंगे और ये कंडक्टर इस तरह से मूवमेंट करेगा, ठीक है, ये इस तरह से मूवमेंट करेगा। तो हम जब करंट देते हैं तो वो लगातार मूव करते रहता है। इसका यूज कहाँ कहाँ है? इलेक्ट्रिक फैन में होता है, वॉशिंग मशीन में होता है, मिक्सर में होता है, ग्राइंडर में होता है। जो जो चीज इलेक्ट्रिक करंट देने के बाद घूमने लगे, मूव करने लगे, समझ जाइए हर जगह पर क्या यूज हो रहा है? मोटर का यूज हो रहा है। इलेक्ट्रिकल लिफ्ट जो आप लोग यूज करते हैं, ड्रिलिंग मशीन, हेयर ड्रायर, इस तरह से और भी बहुत सारे सब हैं जिस जगह पर इस मोटर का यूज किया जाता है। आपके सीडी वगैरह में भी रहता है, डिस्क को घुमाने के लिए यूज करता है मोटर से। अब हम लोग इसके प्रिंसिपल को देखते हैं, इसका प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पर ये काम करता है। तो इसका प्रिंसिपल आपको दिख रहा है, यही एक्सपेरिमेंट पर हम लोग काम करेंगे। इसका प्रिंसिपल क्या है? तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन ए कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट इज पास्ड थ्रू इट, ए फोर्स एक्ट्स ऑन इट एंड causes the motion in the conductor। यही अभी हम लोग ये पढ़े थे ना। तो मोटर का क्या प्रिंसिपल है कि जब भी किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाया जाता है और उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस कंडक्टर पर एक फोर्स लगता है जिसकी वजह से वो कंडक्टर मोशन करता है या मूवमेंट करता है। इसी प्रिंसिपल पर इलेक्ट्रिक मोटर काम करता है कि हम करंट देंगे, ऑब्जेक्ट मोशन करने लगेगा। ये इसका प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। अब हम लोग वर्किंग देखते हैं, ठीक है, किस तरह से एक मोटर क्या करता है, वर्क करता है। चलिए एक मोटर का डायग्राम हम बनाते हैं, किस तरह से मोटर के अंदर अरेंजमेंट रहता है। बस यो मतलब है हम बोलते हैं। पिक्चर बनाया कुछ मत बोला करो। इस तरह से मैग्नेट, ठीक है ना, यू शेप है। पिछला एक्सपेरिमेंट बताई थी, उसी का अरेंजमेंट है। बस अब यहाँ सिर्फ एक ही अंतर किया गया है। क्या अंतर किया गया?
कि वहां कंडक्टर हम लोग स्ट्रेट वायर लिए थे, यहाँ पर देखिए रेक्टेंगुलर शेप्ड का वायर हम लिए कंडक्टर, इसको हम लोग आर्मेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्मेचर या कॉइल कहते हैं, ठीक है। और ये है उसका शाफ्ट, एक बम्बे से जुड़ा हुआ रहता है ये वायर, ठीक है, यही बम्मा घूमेगा, ठीक है। और इस पर लगा हुआ रहता है दो सेमी सर्कुलर रिंग, ठीक है, इसको सेमी रिंग या स्प्लिट रिंग्स भी कहते हैं, इसको कहते हैं स्प्लिट रिंग्स। आधा आधा है इसीलिए स्प्लिट बोला गया। उस पर जुड़ा हुआ ये कार्बन ब्रश, ठीक है, इसको कहते हैं कार्बन ब्रश। इसका नाम ले लो B1 B2, अलग कर दीजिए, B1 ब्रश, ये B2 ब्रश, ये R1 का सेमी रिंग, ये R2 का सेमी रिंग, ठीक है। इधर ये हो गया करंट, ये हो गया स्विच, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये आर्मेचर बन गया। यही शाफ्ट होगा इसके बीच से बाहर, जिस पर ये रोटेट करेगा। ये लोहे का एक एक्सल रहता है, इसी के ऊपर ये घूमता है इस तरह से। चलिए, क्या बात करता है रे गदर 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 करके, समझ में नहीं आता है। चलिए देखिए, समझिए, ये हमारे इलेक्ट्रिक मोटर का पार्ट इसी तरह से बनता है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले तो एक यू शेप का मैग्नेट लिया जाता है, ये ऐसे है, इसको दिखा नहीं सकते, इसलिए हम नॉर्थ पोलर बनाए, साउथ पोलर बनाए। एक यू शेप का मैग्नेट ले लिए, उसके मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हम एक वायर है जिसका रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट रख दीजिए, इसका नाम ले लीजिए ADC। इस वायर का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट रखा जाता है, किसके अलोंग? किसी एक लोहे का ये एक रड है जिसको हम लोग शाफ्ट बोलते हैं, ठीक है, इसी के अलोंग इसको प्लेस किया जाता है। इस तरह से प्लेस किया जाता है कि ये वायर उस पर क्या करेगा, रोटेट करेगा। जैसे ये है, इसके ऊपर एक रेक्टेंगल हम प्लेस करेंगे, ये वाला रेक्टेंगल है मेरा, देखो इस तरह से है, ये इस पर क्या करेगा, इस तरह से रोटेट करेगा, ये वाला पोर्शन इस तरह से इस पर रोटेट करेगा। छोटा बना देते हैं तब समझ में आएगा। देखिए इस तरह से ऐसे करके क्या करेगा, ये चारों तरफ ऐसे ऐसे इस पर रोटेट करेगा, ठीक है। ये हो गया आपका साथ। इस वायर के जो दो टर्मिनल्स हैं उनको मेटल के रिंग, मेटल का रिंग समझता है, कड़ी जिसको आप लोग बोलते हैं, छोटे छोटे सेमी सर्कुलर रिंग से जोड़ा जाता है, जिसको हम लोग स्प्लिट रिंग्स बोलते हैं, ठीक है। इसका नाम हम R1 दे देते हैं, इस वाले का नाम R। इस रिंग को बैटरी से डायरेक्ट कनेक्ट किया जा सकता था, लेकिन दिक्कत क्या होता, अगर हम बैटरी से इस वायर को डायरेक्ट कनेक्ट करते तो ये घूमता, ये घूमता तो ये रिंग भी घूमता, और रिंग घूमता तो उससे जुड़ा हुआ वायर भी घूमता, उससे वायर टूट सकता है। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आप साइकिल को याद कीजिए, आप लोग साइकिल को जो पहिया होता है उसको साफ करने के लिए उसमें कुछ ऐसा चीज लगाते हैं जो फिक्स भी हो जाता है और पहिया के साथ घूमता भी नहीं, दैट इज ब्रश। याद है, बरसात वगैरह में छिट्टा साफ करने के लिए साइकिल के पहिए में ब्रश लगाया जाता है ना। इस तरह से पहिया है, इसी पर ये ब्रश ऐसे झाड़ी वाला अटैच किया हुआ है, ये पहिया घूमता है और ब्रश इसको क्या कर जाता है, फिक्स होकर साफ। इससे फायदा क्या होता है, एक तो ये इससे कनेक्टेड भी रह गया, दूसरा इसको घूमना भी नहीं पड़ा। यही चीज हम लोग करेंगे। कार्बन का दो ब्रश यूज किया जाता है, आप जानते हैं ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, तो उसी से दो ब्रश बनाया जाता है, जो बस क्या होगा, इसके ऊपर टच किया हुआ रहेगा, इसके घूमने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए इसके घूमने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर जब भी ये टच होगा तो करंट जा सकता है, क्योंकि ग्रेफाइट टच छूट गया करंट हट जाएगा, फिर टच होगा करंट आ जाएगा, फिर टच छूट गया करंट हट गया, तो करंट आएगा जाएगा आएगा जाएगा। सेमी रिंग है, आप जानते हैं सेमी रिंग क्या होता है, टच करता है छोड़ता है। देख लीजिए ऐसे ऐसे इस तरह से क्या करेगा, जैसे ये इधर गया छूट जाएगा, फिर इधर आया टच हो जाएगा, ऐसे गया छूट जाएगा, फिर इधर आया। तो ये कार्बन का ब्रश है, इस ब्रश को बैटरी से डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है। अब देखिए क्या होगा,
जैसे ही आप स्विच को ऑन करेंगे करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा, ब्रश में जाएगा, ब्रश से मेटल के रिंग में जाएगा, करंट इधर जाएगा, करंट इधर जाएगा, घूमते घूमते करंट का सर्किट कंप्लीट है, इसमें आएगा, इधर से इधर आएगा, इधर से इधर आएगा, देखिए सर्किट में चला गया, है ना। अब इससे क्या होगा, जैसे ही करंट इस वायर AB में जाएगा, ध्यान दीजिए आप लोग, जैसे ही करंट इस वायर AB में जाएगा, इस करंट के वजह से इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और ये जो नॉर्थ से साउथ पोल है ये तो पहले से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किए हुए हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, ये करंट का डायरेक्शन हो गया AB वाला। अब बताइए इसके वजह से क्या होगा, किसी मैग्नेट में के आसपास जब हम किसी कंडक्टर वायर को रखते हैं और उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हैं तो इसमें मोशन होता है, तो वायर का जो AB पोर्शन है इसमें मोशन होने लगेगा, किधर होगा आप फैला लीजिए, ये किसका डायरेक्शन, जल्दी बताइए, मैग्नेटिक फील्ड, ये किसका डायरेक्शन, करंट, ये किसका डायरेक्शन, फोर्स, या फोर्स बोले या ऑब्जेक्ट का मोशन बोले, तो मेरा तार किधर मूव करेगा यही बताएगा। चलिए मैग्नेटिक फील्ड मालूम चल गया, करंट पलटा दीजिए, देख लीजिए हम बना दे रहे इसको, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, इसको हम बना देते हैं फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इधर कर दिए, करंट इधर नहीं है, करंट है ऊपर की तरफ, तो उंगली को घुमाते हैं, देख लीजिए मैग्नेटिक फील्ड अभी भी उधर है, करंट इधर, देख लीजिए किधर जा रहा है हैंड, थंब किधर जा रहा है, भीतर की तरफ जा रहा है, इनवर्ड जा रहा है, तो ये वाला जो पार्ट है ये भीतर की तरफ जा रहा है। अब जरा इसको देखिए, इस वाले पोर्शन पर मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट इधर, तो किधर आएगा ये वाला पोर्शन, बाहर, ये तार भीतर जाएगा, ये तार बाहर आएगा। अब बच गया ये वाला तार और ये वाला तार, इस वाले को देखिए BC में, करंट किधर है, इधर, और मैग्नेटिक फील्ड भी किधर है, इधर है, बताइए किधर जाएगा ऑब्जेक्ट, BC वाला वायर किधर जाएगा, जल्दी बताइए, करंट भी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, बताइए BC वाला वायर किधर जाएगा, बोलो रे, अरे गधा कहीं नहीं जाएगा, अभी तुरंत हम तुमको बताए कि जब भी करंट और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल होता है तो फोर्स क्या होता है, जीरो, समझ ही नहीं रहा है, उस समय ये बोले भी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखें, करंट और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है तो फोर्स जीरो होगा ना, तो ये वाला वायर पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, ये भी तो पैरेलल है, आप इधर बोलिए या इधर बोलिए दोनों पैरेलल होता है, तो इस पर और इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन इस वायर से जुड़ा हुआ है ना, तो इसके वजह से बेचारे इसका भी मूवमेंट होगा, जैसा जाएगा ये इसी के हिसाब से वो अपना पलट जाएगा। अब देखिए हम आपको इस पेपर से समझाते हैं, ये वाला मेरा पेपर देख लीजिए, हमने क्या बताया आपको, ये वाला पोर्शन भीतर जाएगा और ये वाला पोर्शन बाहर आएगा, तो ये कैसे मूव किया, देखिए ये बन गया, फिर से देख लीजिए, ये वाला पोर्शन भीतर जाना है, ये वाला पोर्शन बाहर आना है, ये तो बेचारा जुड़ा हुआ है, जिधर जिधर जाएगा अपने बेचारा बदलेगा, तो देखिए ये वाला भीतर ये वाला बाहर, दिखा ऐसे, इस तरह से ये चला रहा है, जैसे ही ये वायर परपेंडिकुलर होगा इससे जुड़ा हुआ जो ये है, इसको देखिए तो जरा ध्यान से, ये घूम जाएगा, अभी हम जोड़ के दिखाते हैं, देखो देखना ध्यान से देखो, हम जोड़े हुए हैं, ये वाला मेरा हैंड है, इधर कार्बन ब्रश लगा है, देखो ये वायर है मेरा, हम इसको घुमा रहे हैं परपेंडिकुलर, ये घुमा ये घुमा ये घुमा ये, ऐसे घूम गया, बताओ कनेक्शन टूट गया, इस ब्रश से कनेक्शन टूट गया, देखो ध्यान से, फिर से देखो, समझो जब, अभी देखो हम टच में थे, यहीं पर टच में है, अब हम हैंड को घुमा रहे हैं, घूम गया घूम गया घूम गया, अब मेरा हैंड हो गया इस,
कनेक्शन टूट गया, इस वाले को मत देखना, इसको 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 इसे रखेंगे। हाँ, तो परपेंडिकुलर में क्या हो जाता है, कनेक्शन टूट जाता है, करंट बंद तो कोई फोर्स नहीं, लेकिन ऑब्जेक्ट अगर मोशन में एक बार आ गया तो उसको रोकने के लिए दूसरा फोर्स चाहिए ना। याद कीजिए चैप्टर 4 से मोशन, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो तब तक रेस्ट में रहता है, या मोशन में है तो तब तक मोशन में रहता है, जब तक कि दूसरा कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर वर्क ना हो। तो हमने एक बार इसको फोर्स दे दिया तो तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि हम उसको रोकेंगे नहीं, और हम रोकते ही नहीं है उसको। क्यों नहीं रोकते हैं, देखिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर में इस पर कोई करंट नहीं लगेगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा, बट ड्यू टू इनर्शिया, इनर्शिया की वजह से ये फिर मूव कर जाएगा। और जैसे ही फिर देखिए इधर आ गया, अब क्या हो रहा है जरा गौर करो, ए बी यहां था, सी डी यहां था, अब देखिए उलट गया, तो अब एक नया पिक्चर बनता है, सी डी यहां हो जाता है, ए बी वहां हो जाता है, दूसरा पिक्चर हम बनाएंगे नहीं, डायग्राम में बचपन सही करना है, इसी में हम बदल रहे, ये यहां था, ये यहां था, ये। तो पहली बार क्या हो रहा था, याद कीजिए, तो करंट ए से बी से सी और सी से डी जा रहा है इस तरह से। जैसे ही एक रोटेशन कंप्लीट होता है, अब वायर का प्लेस पोजीशन बदल जाता है, इधर वाला वायर इधर चला आता है, इधर वाला वायर इधर चला आता है। अब करंट किस जगह, लेकिन यहाँ तो चेंज नहीं हुआ है, ये वाला ब्रश इधर चला आएगा, R2 ब्रश इधर चला आएगा, R1 ब्रश इधर चला जाएगा, सब चीज का पोजीशन बदल जाएगा। पर हमको बताओ क्या कार्बन ब्रश का भी पोजीशन बदलेगा, बोलिए नहीं। हाँ, क्योंकि अभी हम आपको साइकिल में बता दिए हैं, साइकिल आप लोग चलाते हैं, साइकिल का पहिया घूमता है, उसमें लगा हुआ ब्रश नहीं घूमता है, याद रखिएगा। तो ब्रश का तो पोजीशन नहीं बदला, अब R2 यहाँ, अब फिर करंट चलेगा क्योंकि टच में आ गया, करंट चलेगा चलेगा। अब किधर से किधर जा रहा है, डी से सी, फिर सी से बी, फिर बी से ए। देखिए तो इसका उल्टा डायरेक्शन है, गौर कीजिए तो दिख रहा है, इसमें करंट देखो किधर जा रहा था, इधर से इधर, इसमें देखो इधर। तो जैसे ही एक रोटेशन कंप्लीट होता है, वायर में करंट का डायरेक्शन बदल जाता है, ये ध्यान में रखना। पर अगर हम पिक्चर के हिसाब से देखें तो ये अगर कंडक्टर है, अभी भी तो ऊपर जा रहा है ना, अभी भी क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, और इसमें भी नीचे जा रहा है, तो फिर इसका मोशन तो वैसे ही होगा ना। अब देखिए अभी क्या हुआ, हम ABCD लिखते हैं पेज पर, हम लिख देते हैं, पहले ये A था, ये B, ये C, ये D, इसी के जैसा पीछे भी लिख देते हैं। ये A है, इसके पीछे वाला ये कॉलम A, ये B होगा, ये C होगा। अब समझो, पहले वाला पोजीशन हम बता रहे हैं, पहले ऐसा था, इसके ऊपर फोर्स लगा, बंदा घूम गया, इससे करंट छूट गया, लेकिन ये फिर भी चला आया है, देखिए मैच हो गया ना। अब जैसे ही फिर टोटल घूमा, फिर इस पर करंट लगेगा, फिर ये वाला पोर्शन भीतर जाएगा, ये वाला पोर्शन बाहर आएगा, तो फिर इसका रोटेशन होगा एक बार। अब देखिए अपने पुराने पोजीशन में आ गया। तो मोटर इसी तरह से घूमता है, ये जो तुम लोग देखता है ये है मोटर, और यहीं बीच में शाफ्ट लगा हुआ है, तो जब ये वायर घूमेगा तो ये इस शाफ्ट को भी क्या करेगा, हम बीच में शाफ्ट लगा देते हैं, हमने क्या किया, बीच में शाफ्ट लगा, तो जैसे जैसे ये घूमेगा शाफ्ट को भी तो घूमना होगा, तो यहीं पर ये शाफ्ट क्या होता है, घूमता है, और इसी को घूमने में आप क्या करते हैं, यहाँ पर चापाकल के वाशर में ज्वाइंट कर देते हैं, ये क्या करता है, घूमता है और पानी को नीचे से खींचता है। या पानी नहीं भी खींचना है, इसमें पंखी लगा दीजिए, पंखी क्या होगा, घूमेगा, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करने का काम करता है किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। यही मोटर का वर्क है। किसी को समझने में कोई दिक्कत बताइए, किसी को भी समझने में कोई परेशानी,
बोल। हाँ, तो मोटर का वर्किंग समझ में आया ना? एकदम इसको समझिए बेसिक से। साइंस बहुत मजेदार चीज है, बस आपको समझना है एक्सपेरिमेंट, है ना? इस तरह से मोटर आप बना सकते हैं। एक आर्मेचर आपको बनाना होगा। आर्मेचर बनाने के लिए आप चाहें तो सिंगल वायर का भी यूज कर सकते हैं, और अगर ज्यादा चाहिए, जैसे घर वगैरह में जो मोटर लगता है पानी वगैरह के लिए, तब क्या किया जाता है, इसी आर्मेचर पर 10-12 बार लपेट दिया जाता है वायर। ठीक है, तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल हो जाएगा, आप पढ़ चुके हैं, नंबर ऑफ कॉइल्स जितना ज्यादा होगा या नंबर ऑफ टर्न्स जितना ज्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड उतना स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ज्यादा उसके ऊपर फोर्स लगेगा। दूसरा तरीका है करंट बढ़ा दीजिए, जितना ज्यादा वोल्टेज दीजिएगा मोटर उतना तेजी से घूमता है। इसीलिए जो आप लोग छोटा वाला मोटर यूज करते होंगे, एक पेंसिल बैटरी पर उसको चलाइए वो कम घूमेगा, 2 पेंसिल बैटरी पर चलाइए और ज्यादा घूमेगा, 3 पेंसिल बैटरी पर चलाइए और ज्यादा घूमेगा, एचवी वाले पर चलाइए बहुत ज्यादा घूमता है। जितना करंट का सप्लाई ज्यादा देंगे उतना ज्यादा करंट जाएगा, करंट जितना ज्यादा मैग्नेट का उतना ज्यादा प्रभाव पड़ेगा उसके ऊपर और उतना ज्यादा मोशन होगा। किसी को समझने में कोई दिक्कत? चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, इस प्रोसेस में आप एक चीज गौर कर रहे हैं, क्या गौर कर रहे हैं? आपने जो करंट प्रोवाइड किया है ना इसको, वो करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। ये वाला हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताइए तो। हम जो ये करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है? करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। कहने का मतलब है करंट 2 टाइप्स का होता है, आप लोग पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। एक अल्टरनेटिंग करंट, दूसरा डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट किसको कहते हैं? ऐसा करंट जिसका डायरेक्शन चेंज होता हो उसको हम लोग अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। जैसे आपका लाइन का सप्लाई वाला जो करंट होता है, जो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है, ये क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट होता है। इसमें करंट का डायरेक्शन रेगुलरली चेंज करते रहता है। और दूसरा है डीसी करंट, डायरेक्ट करंट, जिसमें करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, एक ही डायरेक्शन में ये चलता है। ठीक है, जैसे आप लोग जो बैटरी वगैरह से, सेल वगैरह से यूज करते हैं, दैट इज डीसी करंट। तो ये वाला जो मोटर बन रहा है इसमें करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है ना? इसमें करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, तो हम लोग इसको कहते हैं डायरेक्ट करंट से चलने वाला मोटर, दैट इज डीसी मोटर। इसी में अगर इस हाफ रिंग के जगह पर फुल रिंग लगा दीजिएगा तब क्या होगा? करंट का डायरेक्शन बदलने लगेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही फुल रिंग लगाएंगे तो रिंग चेंज हो जाएगा। अभी करंट इधर से इधर जा रहा है हमेशा, एक बार इधर से जाएगा और एक चक्कर घूमने के बाद करंट उल्टा हो जाएगा। एक बार करंट इधर से, एक बार करंट इधर से, एक बार करंट इधर से, एक बार करंट इस तरह से चलने लगेगा गोल रिंग की वजह से। आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं ना। गोल रिंग जैसे ही रखिएगा तो एक बार ये पूरा घूम गया तो इधर का कनेक्शन इधर आ गया ना, और इधर का कनेक्शन इधर आ गया, ये करंट चेंज होने लगता है। ठीक है, इसको कहते हैं एसी अल्टरनेटिंग करंट। तो हम लोग जनरली डीसी मोटर को ही पढ़ते हैं, इसी के प्रिंसिपल को आपको पढ़ना है। तो हम लोगों को डीसी करंट के एप्लीकेशन को ही, सॉरी डीसी मोटर के एप्लीकेशन को ही पढ़ना है इस चैप्टर में। ये आपका मोटर का वर्किंग हो गया। हमारे ख्याल से आपके सिलेबस में इस बार यहीं तक पढ़ना है ना? अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि डीसी मोटर जो है उसमें करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। दूसरी बात है, जब हम, ये बेसिक प्रिंसिपल है, इस तरह से बनाना चाहिए, लेकिन जब हम कमर्शियल मोटर बनाते हैं तो कुछ एक बात का ध्यान रखते हैं। जैसे यू शेप का मैग्नेट है, इसका मैग्नेटिक फील्ड तो बहुत कम होगा क्योंकि परमानेंट मैग्नेट है। हम इसके जगह पर कभी कभी क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज भी कर लेते हैं। उससे क्या फायदा होगा? एक तो इसको करंटो मिल जाएगा और इस वाले को भी करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, और इसका मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से घट बढ़ सकता है, ये हमको फायदा हो जाएगा। तो कमर्शियल मोटर में हम लोग इस तरह का मैग्नेट का यूज नहीं करते। जैसे अगर आप छोटा वाला जो मोटर लगा होता है सीडी वगैरह में, उसको तोड़िएगा ना, देखिएगा उसमें छोटा छोटा चुंबक रहता है, परमानेंट मैग्नेट, ऐसा ऐसा चुंबक रहता है।
लेकिन जो बड़ा बड़ा मोटर होता है हमारे घर वगैरह में, वॉशिंग मशीन वगैरह में, उसमें हम लोग परमानेंट मैग्नेट का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, उसमें क्या यूज करते हैं, तो उसमें हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट का, ताकि हम अपने मन मुताबिक क्या कर सकें, उसके करंट को बढ़ा सकें और मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा कर सकें। चलिए यहीं तक आपका था, लेकिन आगे कर देंगे हम, अब सिर्फ हम समझाएंगे, नोट्स वगैरह भी दे देंगे। EMI पढ़ना है, अच्छा EMI पढ़ना है, ठीक है EMI पढ़ेंगे, जो पढ़ना है वो पढ़ लेंगे, जनरेटर से नहीं पढ़ना, जनरेटर छोड़ेंगे तो उसको भी पढ़ाएंगे। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे।